Most welcome to Maruti Tripathi Study Center. I am Maruti Tripathi. Today I will teach you elasticity. आज हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी पढ़ने में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी है वो एक्चुअल में है क्या। इलास्टिसिटी जो होता है एक प्रकार के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान के चलो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये एक इलास्टिक मटेरियल है। इस इलास्टिक मटेरियल पे हम एक फोर्स लगाए दोनों तरफ से, और ये फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या हो गया कि इसकी जो साइज है एंड शेप है उसमें चेंजिंग आ सकता है। तो इस शेप एंड साइज में जो चेंजिंग जो आ रहा है वो इस पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ रहा है। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम करते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिफॉर्म हो रहा है ये मटेरियल, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा दे रहे हैं फिर से वो अपने पुराने पोजीशन पे आ जा रहा है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में इस मटेरियल के द्वारा ही एक इंटरनल फोर्स लगाया जा रहा है, इस फोर्स को कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द मटेरियल फिर से उसी पोजीशन पे आ जा रहा है जिस पोजीशन पे जिस शेप एंड साइज में वो रहता है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को जो इंटरनल अप्लाई होता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स पढ़ते हैं जिसमें डीफॉर्मिंग फोर्स होता है, उसके अगेंस्ट एक और फोर्स लग जाता है जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जब भी एब्सेंस रहता है डीफॉर्मिंग फोर्स का, तो वो फिर से उसी पोजीशन में उसी शेप एंड साइज में उसको उस ऑब्जेक्ट को लेके आ जाता है जिस शेप एंड साइज में वो ओरिजिनल होता है। इसीलिए इसका नाम रिस्टोरिंग पड़ा, क्योंकि वो रिस्टोर कर दे रहा है उसके अपने ओरिजिनल फोर्स पे और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जा रहा है शेप एंड साइज के। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं वो वैसे ही पड़ा रहता है, इसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। जो सारे मटेरियल होते हैं उनको इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के आधार पे, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या, इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के कारण उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने पे वो जो चेंजिंग लेके आ रहा है अपने शेप एंड साइज में, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो मटेरियल की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण के बेस पे हम मटेरियल को तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जो बॉडी होता है वो इलास्टिक बॉडी या तो कहलाता है, या तो प्लास्टिक बॉडी कहलाता है, और या तो रिजिड बॉडी कहलाता है। तो इलास्टिक बॉडी तो वो बॉडी होता है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एट द सर्टेन लेवल वो चेंज लेके आए अपने शेप एंड साइज में, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएं वो फिर से ओरिजिनल फोर्स ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिस्टोर कर ले। तो ऐसे मटेरियल को कहेंगे हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। और ऐसा मटेरियल जैसे कि एग्जांपल है रबड़, आपका बेस्ट एग्जांपल रबड़ हो सकता है। जैसे ये रबड़ है, रबड़ एक इलास्टिक मटेरियल है, इसलिए कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तब तक वो अपने शेप एंड साइज में चेंज लेके आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये रिमूव कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, वैसे ही वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपने ओल्ड या ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला आ रहा है। ठीक है, अदर बॉडी का नाम है प्लास्टिक बॉडी। ये जो प्लास्टिक बॉडी होता है उसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्ले। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, तो वो परमानेंटली अपने शेप एंड साइज में चेंजिंग लेके आ जाता है, फिर से वो रिस्टोर नहीं कर पाता है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो ऐसे बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और वो एग्जाम्पल है क्ले का। सिमिलरली रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसके इंटरनल जो मटेरियल होते हैं उनके बीच की कोई भी चेंजिंग नहीं आने के कारण उसके शेप एंड साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि ये आपका मार्कर है, मार्कर में हम कहीं से एक लिमिटेड कंडीशन में फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ और विड्थ या किसी भी प्रकार के शेप एंड साइज में चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम रिजिड बॉडी कहेंगे। तो अब ये तीनों चीजें एक्चुअल में यूनिवर्सल वे में देखा जाए तो
परमानेंटली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि फॉर द सर्टेन टाइप सर्टेन कंडीशन, कुछ हर एक बॉडी क्या है, कुछ रिजिड है, कुछ प्लास्टिक है और कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी को लिए हुए रहता है। परमानेंटली इलास्टिक बॉडी उसे कहते हैं जिसमें चाहे जितना भी फोर्स लगा लें वो फिर से अपने अपने पोजीशन पे आ रहा है जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा रहे हैं। ऐसा तो कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूनिवर्स में, ठीक है। और सिमिलरली प्लास्टिक परमानेंट परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी उसे कहेंगे जिसमें हम यदि थोड़ा सा फिर फोर्स लगाएं, हल्का सा भी फोर्स लगाएं, परमानेंटली वो डैमेज है अपने पुराने शेप एंड साइज में। तो ऐसा पाया नहीं जाता है पूरे यूनिवर्स में, ऐसी बॉडी को नहीं होती जो परफेक्टली प्लास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो। बट परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बीच में सारी बॉडी एग्जिस्ट करती हैं। तो एक सर्टेन लेवल पे इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को मटेरियल शो करते हैं और एक सर्टेन लेवल के बाद से जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो वैसे ही वो प्लास्टिक बॉडी में चेंज होता है। जैसे ही ये एक इलास्टिक बॉडी कहने के लिए नॉर्मल कंडीशन पे है क्योंकि एक रबड़ है, जैसे ही हम स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाहर से, तो इसके शेप एंड साइज में चेंजिंग आ रही है। लेकिन जैसे ही हम एक लिमिट के बाद से एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना चालू करें तो परमानेंटली ये अपने शेप एंड साइज में चेंजिंग लेके आ जाएगा। तो ये जो चेंजिंग लेके आ जा रहा है एक मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो उस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को या एक्सटर्नल फोर्स को ही कहते हैं लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स के बाद से वो प्लास्टिक बॉडी में चेंज हो जा रहा है या परमानेंटली अपने शेप एंड साइज में चेंजिंग लेके आ जा रहा है, उस लिमिट को, उस मैक्सिमम लिमिट के फोर्स को ही हम लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। या यूं समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का वो एग्जिस्ट जहां तक मैक्सिमम कर रहा है उस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को ही क्या कहेंगे, हम लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। अब हम इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने दो चीज पढ़ा कि एक होता है एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जनरली इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे कि एक, अब इसमें हमने एक फोर्स लगाना चालू कर दिया एक्सटर्नल कंप्रेशन करने के लिए इसके शेप एंड साइज में। तो कंप्रेशन करने के लिए लेके चले आए तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, ये जो फोर्स हो रहा है पूरी की पूरी इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इस फोर्स जब अप्लाई हो रहा है तो पूरी एरिया में इस फोर्स का पार्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है। ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में एक डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर होगा और इसीलिए जो पर यूनिट इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी वही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका पर यूनिट एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स होता है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू F by A if in equilibrium condition the external force if we apply F and the area of the surface cross section surface is A then stress is equal to F by A होगा, ठीक है। if A is equal to 1 तो stress is equal to F। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में अप्लाई किया हुआ जो फोर्स होता है वही स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस के बाद से क्या होगा, जब हम इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो अपने लेंथ में चेंजिंग लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो लेंथ में चेंजिंग लेके आ रहा है ओरिजिनल लेंथ और जो न्यू लेंथ में चेंजिंग आ रही है, जो न्यू लेंथ बन रही है उसके डिफरेंस और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जैसे मान के चलो कि ये एक वायर है और इस वायर में हमने कोई फोर्स लगाया यहाँ पे वेट रख करके और ये न्यू लेंथ क्रिएट कर लिया ये डेल्टा एल का।
और ये ओरिजिनल लेंथ है आपका कैपिटल एल। तो ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। और स्ट्रेन क्या कराएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। इट मीन्स क्या हो गया, यह है एल क्या, ओरिजिनल शेप एंड साइज कर से समझ सकते हो, और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन द शेप एंड साइज आफ्टर इम्पोजिंग द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जब इम्पोज करने के बाद से किसी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आ रहा है, उसके शेप एंड साइज में तो कितनी चेंजिंग आ रहा है, और ओरिजिनल शेप एंड साइज जो होता है उसी के रेशियो को क्या कहेंगे हम, स्ट्रेन कहेंगे। इफ एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल। व्हाट इट मींस, यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है लेंथ, या यूनिट शेप या साइज में कितना इंक्रीज हो रहा है न्यू शेप एंड साइज, वही इंक्रीज्ड शेप एंड साइज ही क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन भी किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज, बार बार मैं नाम क्या ले रहा हूँ, शेप एंड साइज दे रहा हूँ नाम। तो शेप एंड साइज का मतलब क्या हो गया कि शेप एंड साइज कितने प्रकार का हो सकता है। एक तो जैसे वायर के रूप में कोई शेप हो सकता है, एक हो सकता है वॉल्यूम के रूप में हो सकता है, जैसे कि हमारा बॉल एग्जांपल हो गया, बॉल ले सकते हैं एग्जांपल। और दूसरा हो सकता है रिजिड बॉडी का ले सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब फोर्स के एप्लीकेशन के बेस पे या किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन के बेस पे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी स्ट्रेस की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। अब ये तीनों स्ट्रेस समझने की बात ये है कि जैसे कि हम लॉन्गिट्यूडनल, वर्ड में लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी के लेंथ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है या इनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसके उसके कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। और यदि किसी की वॉल्यूम में चेंजिंग है, जैसे कि आपका बॉल है, चारों तरफ से प्रेस कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा करके, इधर से फोर्स लगा करके, चारों डायरेक्शन से, तो इसके बाल के शेप एंड साइज में चेंजिंग आएगी, तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है तो इसके कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। और टेंजेंशियल स्ट्रेस वो होता है, जैसे मान के चलो कि हमने एक रिजिड बॉडी बनाया, ये रिजिड बॉडी है, और हमने फोर्स लगाया, टेंजेंशियली फोर्स हम लगा रहे हैं, और इसके पूरा वॉल्यूम चेंज बिना हुए ये एक न्यू शेप में बदल जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा टिल्ट हो जा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये विदाउट चेंजिंग इन द वॉल्यूम क्या हो रहा है, अपने शेप में चेंज तो ये भी कर रहा है ना। तो ऐसे फोर्स के कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस या आपका शीर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। और इन्हीं 3 कंडीशंस के आधार पे स्ट्रेन भी 3 प्रकार का होता है। चूंकि लेंथ में चेंजिंग आ रही है इसमें पहले वाले में, इसलिए इस स्ट्रेन को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। दूसरे वाले में वॉल्यूम के स्ट्रेन में चेंजिंग आ रही है, डिफरेंस इन द वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे हम, आपका वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। और थर्ड वाले में जो शीर स्ट्रेस है उसके कारण जो साइज में चेंजिंग शेप में चेंजिंग आ रही है, इसमें साइज नहीं, शेप ही चेंज हो जा रहा है, तो इस शेप में जो चेंजिंग आ रही है वो साइज में चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये साइज की चेंजिंग है, ये साइज की चेंजिंग है, लेकिन इसमें शेप चेंज हो रहा है। इस शेप चेंज होने के कारण जो स्ट्रेन आ रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका शीर स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भी रबर बैंड को हम लोग ऐसे मान के चलो कि ये रबर बैंड है, हमने लिया ऐसे किसी रिजिड बॉडी से इसको फिक्स कर दिया, एक एंड, दूसरे एंड पे कोई वेट लटका दिया। अब वेट मान के चलो कि कुछ है थोड़ा सा x, ये m वेट, m आपका मास है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। हमने इस वेट को बढ़ाया और ये इलास्टिक बॉडी इसको मान लिया, और जैसे ही हमने वेट को बढ़ाया तो क्या होगा, ये मान के चलो कि m वेट पे यहां पे था, तो जैसे m डैश वेट हुआ तो वेट कितना हो जाएगा आपका, m डैश g हो जाएगा, और न्यू इसका जो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, मान के चलो कि m डैश इज ग्रेटर देन m है,
तो लेंथ में चेंजिंग तो ऑटोमेटिक हम प्रैक्टिकल तौर पे देख ही सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो थोड़ा चेंज आया, जैसे ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा ही वो चेंजिंग लेके आएगा। तो इसका क्या निकल रहा है निष्कर्ष, यही कंक्लूजन निकल रहा है कि फोर्स बढ़ाने के साथ साथ, mg बढ़ाने के साथ साथ या फोर्स बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, लेंथ में या शेप एंड साइज में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है। तो जिस तरीके का फोर्स है उसी रेशियो में आपका क्या, जिस तरीके का स्ट्रेस है या फोर्स है उसी रेशियो में उसके शेप एंड साइज में चेंजिंग आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में, ये लिख सकते हैं ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, स्ट्रेन के। स्ट्रेन है क्या, चेंज इन द शेप। स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, पर यूनिट फोर्स। पर यूनिट फोर्स जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, पर यूनिट फोर्स जैसे जैसे घटाते जा रहे हैं स्ट्रेन घटता जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। इसी लॉ को हुक्स ने बोला, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं और फिर लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं, इनटू स्ट्रेन। और स्ट्रेन इज इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक आपकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ गया। अब किसी भी मटेरियल के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो पे। स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटाएंगे स्ट्रेन घटेगा, और दोनों का रेशियो ऑलवेज सेम होगा किसी एक मटेरियल के लिए। इसलिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया, और इसीलिए इसको कहते हैं हम कि ये एक प्रॉपर्टी जो आ रहा है इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेन की जो तीन तीन कैटेगरी बनी हुई है, इसी के बेस पे तीन इसकी भी कैटेगरी बनती है। जो लेंथ में इंक्रीज के कारण, लेंथ स्ट्रेन यदि लेंथ में साइज में चेंज, शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, उसको हम यंग मॉडुलस बोलते हैं, और उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम में चेंजिंग लेके आ रहा है, डेल्टा वी, मान के चलो कि ये आपका है v और ये पूरा है v डैश, डेल्टा वी मतलब कि v माइनस v डैश, ये जो चेंजिंग आ रहा है उसके कारण जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरेट हो रहा है वो कहलाता है आपका b। और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर स्ट्रेस, इसके कारण, रिजिड ऑब्जेक्ट के कारण जो चेंज इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है, उसको कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या शियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे।